नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स का सेकंड वीडियो कंप्लीट करेंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ मंथली भी है। क्योंकि मैं मंथली करंट अफेयर्स नहीं लाती, इसलिए 4 वीक के 4 सेपरेट वीडियो बनाती हूँ जो मैक्सिमम 58 से 60 मिनट के होते हैं, जिससे मैं आपके 4 वीडियो में पूरा मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो पहला पार्ट भी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा हमारा कारगिल। कहाँ पर? कारगिल में। लद्दाख के कारगिल जिले में चिटकन, नाम याद रखिएगा, चिटकन। चिटकन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट महिला का ये पहला संस्करण है। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का। ओके, याद रखिएगा। तो ये पहला संस्करण था। इसमें जम्मू कश्मीर की जो महिला टीमें हैं वो भी शामिल हुई हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। तो 2 महिला टीमें हुई हैं और 9 पुरुषों की टीमें इसमें शामिल हुई हैं। ओके, 9 पुरुषों की टीमें। तो कहाँ हो रहा है याद रखिएगा, लद्दाख के कारगिल में। ओके, ये आपको याद रखना है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? उपराज्यपाल जो हैं तो वो हैं आपके कौन? राधा कृष्ण माथुर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके का पूरा इवेंट हुआ था। हाल ही में किसने इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा जाने माने क्रिकेट के जो ऊपर ये बुक्स लिखते हैं कौन? आर कौशिक। इनके द्वारा लिखी गई है इंडिया 70 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इस बुक में आर कौशिक ने जो भारत के लास्ट 12 टूर हैं, टेस्ट टूर हैं भारत के 12, उनकी कहानी का उल्लेख किया है इस बुक में। ओके, याद रखिएगा। अदर ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो वजाहत हबीबुल्ला है, इनकी बुक कौन सी आई थी? माई टेयर विथ राजीव ट्रम्फ एंड ट्रेजेडी। माई टेयर विथ राजीव ट्रम्फ एंड ट्रेजेडी। डॉक्टर शिव थानू पिल्लई की बुक आई थी 14 ईयर्स विथ एपीजे अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। 14th ईयर विथ एपीजे अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। और जयराम रमेश, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इनकी बुक आई थी द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा। ओके, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? देखिए, वैसे तो देश में सभी जगह जो भगवान बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्तूप है, महत्वपूर्ण स्थल है, उन सबको डेवलप किया जा रहा है बुद्ध सर्किट के रूप में। ठीक है, लेकिन इन सभी बुद्ध सर्किट जो बन रहे हैं, इसमें सबसे पहले बनकर तैयार हुआ है बुद्धिस्ट थीम पार्क। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सांची में। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जो केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना का ही एक भाग है। ओके, किस योजना का? स्वदेश दर्शन योजना का एक भाग है, जिसमें जम्बू जो द्वीप है उसका थीम पार्क यहाँ बनाया गया है। ठीक है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन के सभी जो स्टेजेस हैं, मेन उनका जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति होना, ठीक है, उनके पहला जो उन्होंने भाषण दिया था, प्रवचन दिए थे, वो उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इस सब का वर्णन इस थीम पार्क में किया गया है। और सांची को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2003 में शामिल किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक बन गया है क्या पाने वाला? लाइसेंस प्राप्त करने वाला स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के लिए। और ये कहाँ पर है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक? तो ये यूपी के सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में। इसके एमडी सीईओ कौन है वर्तमान में? तो एमडी सीईओ इसके सुधीर कुमार गुप्ता। सुधीर कुमार गुप्ता। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये बैंक का लोगो है, देख लीजिए आप लोग।
हाल ही में देश के किस राज्य में पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो लोगों को फायर सेफ्टी से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों की जानकारी के लिए, उन्हें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा कहाँ पर? भुवनेश्वर में, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। इसके साथ ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, अग्निशमन सेवा पोर्टल, अग्निशमन सेवा पोर्टल। तो ये भी आप याद रखेंगे। कौन है ओडिशा के मुख्यमंत्री? तो नवीन पटनायक है। राजधानी क्या है? तो राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस हैं यहाँ के S मुरलीधर, नए बने हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है, S मुरलीधर। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, ये आपको ओडिशा में मिलेगा। बारामती स्टेडियम, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कलिंगा स्टेडियम, ये सभी आपको उड़ीसा में मिलेंगे। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में मिलेगा। ओके, और आपको याद रखना है उड़ीसा से जो भुवनेश्वर है, इसे फेकल स्लज सेप्टिक मैनेजमेंट में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये देश का पहला क्या बना है? शहर बना है। इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? ओडिशा में बन रहा है। 2023 के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भी कहाँ होगा? ओडिशा में ही होगा। नेक्स्ट है, ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल लॉन्च किया था। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में बनेगा। 2023 के 15वां पुरुष वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन कहाँ होगा? राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। गरिमा योजना ओडिशा सरकार ने प्रारंभ की। अमृत योजना रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर ओडिशा राज्य रहा। ओडिशा के 2 गांवों को यूनेस्को ने सुनामी तैयारी लागू करने वाले क्षेत्र घोषित किया है। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम ऋण योजना प्रारंभ की ओडिशा सरकार ने। मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया। इन्हें भी मंथली 700 से 800 रुपये क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। जनजाति हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य ओडिशा है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। किस नदी पर? महानदी पर। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? ओके, दुनिया का सबसे बड़ा है ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कितनी होगी इसकी क्षमता? 600 मेगावाट होगी। ओके, ये मध्य प्रदेश के जो खंडवा जिला है, खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर इसे बनाया जाएगा। नर्मदा नदी पर बना है ओमकारेश्वर बांध। ओके, ओमकारेश्वर बांध का जो ये जलाशय संग्रहित हुआ है, इसी पर बनाया जाएगा 600 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर होगा क्लेयर पोलोशॉक। क्लेयर पोलोशॉक पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। किस देश से हैं ये? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश से हैं ये? ऑस्ट्रेलिया से हैं। ओके, देखिए अधिकारी मतलब कितने थर्ड एम्पायर होता है? थर्ड एम्पायर के बाद फोर्थ एम्पायर की भूमिका निभाएंगी। जो थर्ड एम्पायर होता है उसके लिए ड्रिंक लाना, नई गेंद लेकर आना, पिच की जांच करना, ये सब कौन करेंगी? क्लेयर पोलोशॉक करेंगी। तो ये होते हैं थर्ड एम्पायर। जब नहीं होगा तब फोर्थ एम्पायर ही थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कौन बन गई है पहली महिला? क्लेयर पोलोशॉक। किस देश की हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। ओके, और बाला देवी ये यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय बनी है। मारा गोमेज ये कौन बनी है? ये अर्जेंटीना की पहली महिला, पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉलर बनी है। सोमा मंडल ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये ट्रेन चली है आपकी, देखिए वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत ये चली है आपके न्यू रेवाड़ी, मतलब कहाँ से? हरियाणा से। न्यू रेवाड़ी हरियाणा से न्यू किशनगढ़ मदार अजमेर राजस्थान तक। ओके, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के तहत। तो याद रखिएगा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में मध्य प्रदेश शामिल
नहीं है। ओके, तो इस फ्रेट कॉरिडोर पे ये जो ट्रेन है, डबल स्टेक इसी को बोला जाता है, ठीक है, एक डिब्बा और ये दूसरा डिब्बा, ठीक है, डबल स्टेक ट्रेन। तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई तो 1.5 किलोमीटर इसकी मालगाड़ी की टोटल लंबाई है। ओके, पहले चरण में ये चलाई गई है, कितने किलोमीटर चलेगी ये, तो ये है 306 किलोमीटर। न्यू रेवाड़ी हरियाणा से न्यू किशनगढ़ मदार तक चलेगी ये ट्रेन, तो ये आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कोच्चि और मंगलुरु ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबी है। ओके, इसको किसने बनाया है, गेल इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया है। कुल लागत इसकी 3000 करोड़ रुपए आई है। देवलाली से दानापुर, ये बिहार के देवलाली से महाराष्ट्र के दानापुर के मध्य, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य पहली किसान रेल थी जिसे चलाया गया था। ओके, और सोवी किसान रेल है जो, ये कहाँ कब चली है, ये सोवी किसान रेल है जो शालीमार से संगोला के मध्य चली है, शालीमार से संगोला के मध्य, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत का स्थान इसमें रहा है 85। क्या रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान, तो भारत 2021 में इस लिस्ट में आया है कौन से स्थान पर, 85 स्थान पर। कितने देशों में, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, इसमें जो देश टॉप पर है इसका मतलब ये होगा कि उस देश के नागरिक उतने ही देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पहले से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब उस देश का पासपोर्ट क्या है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस लिस्ट में भारत तो रहा 85 स्थान पर, इसका मतलब है जो भारतीय लोग हैं, इसका उल्टा कर दीजिए आप 58। ओके, 58 देशों की यात्रा वीज़ा ऑन अराइवल पर कर सकते हैं, मतलब वहाँ जाएंगे प्लेन से, एयरलाइन से, और एयरपोर्ट पर ही उन्हें वीज़ा मिल जाएगा। ओके, पहले से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें टॉपर कौन रहा, तो टॉपर रहा है जापान। ओके, पिछले साल भी जापान ही इसमें टॉप पर था। ओके, 2020 में, इस वर्ष भी जापान रहा है। जापान के जो नागरिक हैं वो विश्व के 191 देशों की यात्रा वीज़ा ऑन अराइवल पर कर सकते हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। 2020 में भारत की रैंक 84 थी, ठीक है, इस बार हम एक स्थान और नीचे आ गए हैं। अगर बात की जाए इसमें भारत के पड़ोसी देशों की, तो पड़ोसी देशों में जो चाइना है, चाइना की रैंक है इसमें 70। कितने स्थान पर है हेनले पासपोर्ट में, 70। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की रैंक है इसमें कितनी, 107, 107वां स्थान है। पाकिस्तान के लोग 32 देशों में यात्रा कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इस ये डाटा कहाँ से कलेक्ट करता है, तो ये जो डाटा जिस पर रिपोर्ट बनी है वो है किसके द्वारा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ओके, इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तैयार कराया गया है। एक और पासपोर्ट इंडेक्स सुना होगा आपने, अर्टन पासपोर्ट इंडेक्स, अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। ओके, तो इस अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा था, टॉप पर रहा था न्यूजीलैंड। ओके, और भारत का स्थान कौन सा था, 54। बाकी जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे ज़्यादा याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सोमालिया में नए भारतीय राजदूत के लिए रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा वीरेंद्र कुमार पॉल। सोमालिया में भारतीय राजदूत नए कौन बने हैं, वीरेंद्र कुमार पॉल बने हैं। अभी ये केन्या में थे, अब केन्या से ये सोमालिया जाएंगे। सोमालिया की कैपिटल क्या है, मोगादिशु। क्या है कैपिटल, मोगादिशु। ओके, याद रखिएगा, मोगादिशु कैपिटल पूछी जा चुकी है एग्जाम में, इसलिए आपको याद कराया जा रहा है। अदर ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जावेद अशरफ ये कहाँ पर है हमारे राजदूत, ये हैं फ्रांस में। ओके, संजय कुमार ये कहाँ पर हैं, ये हैं जापान में। ओके, और DV वेंकटेश्वर ये हैं रूस में, क्या, भारत के राजदूत। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर सेला केनी को। डॉक्टर सेला केनी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ओके, इन्हें दिया जाएगा ये पुरस्कार, इंटरनेशनल
ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ पे। कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ब्रिटिश समाज सुधारक थी। ओके, और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी की क्या की थी, नर्सिंग की जो नर्स होती हैं उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा की थी। ओके, तो ये डॉक्टर सेला केनी है, इन्हें मिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। तो अब आप मुझे ये बताइए कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, याद रखिएगा 12 मई को मनाते हैं हम विश्व नर्स दिवस। ओके, कब मनाते हैं? 12 मई को। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। रणजीत सिंह ढसाले, ये ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय टीचर बने हैं, महाराष्ट्र से हैं। हेमंत कुमार, इन्हें डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमित केसरवानी, इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राइट अंडर अवर नोज उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा आर गिरिधरण के द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास, राइट अंडर अवर नोज। किसने लिखा है? आर गिरिधरण ने। ओके, याद रखिएगा इनके। और विनय कुमार सिंह, इनकी बुक आई थी ब्लीडिंग इंडिया। क्या आई थी? ब्लीडिंग इंडिया। ओके, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार सक्सेना, इनकी बुक क्या आई थी? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की अ बुके ऑफ फ्लावर, अ बुके ऑफ फ्लावर। अनुपम खेर की बुक का नाम क्या था? योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 में होने वाले 18वें एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन या एशिया कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में चाइना में। कहाँ पर होगा आयोजन? 2023 में एशियन कप का, फुटबॉल के एशियन कप का चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, तो हम मैप में देख लेते हैं चाइना को। वैसे चाइना की कैपिटल क्या है भाई? चाइना की कैपिटल बीजिंग है। राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। ओके, चाइना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2028 तक चाइना होगा क्या? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यूएसए को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2025 तक भारत विश्व का पांचवा बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण फास्ट, क्या नाम है इस टेलीस्कोप का? फास्ट का फुल फॉर्म क्या था? 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये चाइना ने निर्मित किया है। इसी तरीके से तिब्बत में सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर स्थापित किया है। चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। कौन? चाइना। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिव्यांगजन या कोई मतलब ठीक है और वो किसी दिव्यांग से शादी करता है या दो दिव्यांग लोग भी आपस में शादी करते हैं, तो जो योगी सरकार है वो क्या करेगी? इन्हें आर्थिक मदद प्रदान करेगी, जिससे क्या होगा? जो दिव्यांग जनों के साथ भेदभाव होता है उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर जो हैं ये कौन बने हैं? मार्कस रेशफोर्ड, मार्कस रेशफोर्ड बन गए हैं। ओके, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप 100 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए। ठीक है, तो ये हम लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दुनिया मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर तो मार्कस रेशफोर्ड है। ओके, इनका क्लब है मैन यूटीआई। किस देश से हैं? ये इंग्लैंड से हैं। और इनकी कमाई कितनी होती है एक मैच में? डॉलर ये होता है इसका, यूरोपीय यूनियन का 150, ठीक है, 150 मिलियन यूरो। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निम्न में से किन समितियों की अध्यक्षता मिली है? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और काउंटर टेररिज्म प्रतिबंध समिति। तो ये किसने दी है सूचना? तो ये जो हमारे यूएनओ में है स्थायी प्रतिनिधि कौन? टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति, इनके द्वारा ये बताया गया है कि भारत को सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता मिली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के जो मेंबर होते हैं, कितने? 15 मेंबर होते हैं टोटल। तो जो 10 अस्थायी होते हैं उसमें भारत को 2 वर्ष के लिए सदस्यता मिली है। तो भारत 2021 से 2023 तक क्या रहेगा? मेंबर मिलेगा और मेंबर बना रहेगा। और उसी 2 वर्ष के लिए ये इन तीनों समितियों की अध्यक्षता कैसे मिल गई है? भारत को मिल गई है। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने समूचे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो राइट आंसर होगा पंजाब सरकार के द्वारा जो बर्ड फ्लू फैल रहा है H5N1, इसकी वजह से पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ना ही अदर राज्यों से यहाँ चिकन के जो अंडे वगैरह या कोई भी और मांस वगैरह है उसको लाना राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है। और केरल ने क्या करा था? बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया था। क्या? राज्य आपदा। ओके, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान स्कूल और कॉलेजों में संविधान के लिए निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जिनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? राजस्थान का कोटा है। ओके, इन्होंने यह बोला है, घोषणा की है कि राज्यों में क्या मनाया जाएगा? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा, जिससे क्या होगा? जो युवा हैं, ठीक है, नई पीढ़ी है, उन्हें अपने संविधान को समझने का मौका मिलना चाहिए। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। ओके, और ये 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, तो वो मनाते हैं हम कब? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। तो उससे भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर हम 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस मनाया गया। ओके, 9 जनवरी को क्या मनाया हमने? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की? इस रोरो का मतलब क्या होता है? रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ। ओके, तो ये जो सर्विस प्रारंभ की करने की घोषणा की गई है, जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि केरल में क्या की जाएगी? रोल ऑन रोल सर्विस प्रारंभ की जाएगी। ओके, याद रखिएगा केरल के राज्यपाल को। और उन्होंने ही एक और अभियान शुरू करा है, 1 स्कूल 1 IAS, ठीक है, जो वैदिक एक संस्था है उसके साथ मिलकर 1 स्कूल 1 IAS योजना केरल में, जो केरल के राज्यपाल है, इन्होंने प्रारंभ की है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का बनाने का फैसला किया? जो जी किशन रेड्डी हैं, ये कौन है? हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और इनकी अध्यक्षता में जो लद्दाख है, क्योंकि भाई देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर की वजह से दब जाता था, ठीक है, अब ये अलग राज्य है सेपरेट, तो अब इसके डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और ये समिति गठित की गई है किसकी अध्यक्षता में? जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और लद्दाख के लेह में सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या स्थापित की गई है? मौसम वेधशाला स्थापित की गई है। ठीक है, तो वो भी आप याद रखना। कहाँ पर? लेह में। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही श्री विजय एयरलाइंस निम्न में से किस देश की एयरलाइन कंपनी है? ओके, एयरलाइन कंपनी है ये इंडोनेशिया की। ओके, क्या हुआ है? इंडोनेशिया में प्लेन क्रैश हो गया था, बोइंग 737-800। ओके, ये प्लेन था, ये क्रैश हो गया था और इस वजह से इस प्लेन के क्रैश होने से क्या हुआ था? उसमें सवार 62 जो लोग थे, जो पैसेंजर और क्रू मेंबर को मिलाकर, तो उनका कोई पता नहीं चला। मतलब बाद में इसका मलबा ही प्राप्त हुआ है। ओके, इसलिए ये क्या हुई? ज़्यादा चर्चा में आई जो एयरलाइन है वो।
ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में COP26 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता में निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, यूके में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसको आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 1 से 12 नवंबर 2021 को। और ब्रिटेन के द्वारा COP26 के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय मूल के आलोक शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कौन बने हैं? आलोक शर्मा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 9 जनवरी 2021 को निम्न में से प्रवासी भारतीय दिवस के इस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया है हमने 2021 में। पहली बार मनाया गया था 2003 में। क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे और उन्हीं की याद में प्रवासी जो भारतीय हैं जो विदेशों में रह रहे हैं उनके भारत में के डेवलपमेंट में योगदान को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। तो प्रवासी भारतीय दिवस पे हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति आए थे। क्या नाम था उनका? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ओके, तो वही आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी थीम क्या रही? प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों की भूमिका। आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों की भूमिका। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे अल्ट्रा वायलेट रोबोट का उपयोग पहली बार निम्न में से किस एयरलाइन के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा एयर इंडिया। एयर इंडिया जो कंपनी है, एयर इंडिया की एक्सप्रेस लंच जो है, इसकी एक कंपनी है इसकी एयर इंडिया की, उनके द्वारा जो प्लेन है इन्हें क्या करना है? वायरस मुक्त करने के लिए एक रोबोट का उपयोग किया गया। क्योंकि जो ये अल्ट्रा वायलेट होती हैं इससे मानव के शरीर पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसके लिए रोबोट का उपयोग किया गया ताकि पूरा प्लेन भी क्लीन हो जाए, वायरस मुक्त हो जाए और किसी भी व्यक्ति को इसमें हानि ना हो। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर करता तो उसको भी इससे हानि होती। ओके, तो पहली बार किसी एयरलाइन ने किसी एयरक्राफ्ट को साफ करने के लिए और कीटाणु रहित बनाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रोबोट का उपयोग किया है। पहली बार हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप भी इसे याद रखिएगा, एयर इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार की जो भी खबरें हैं नागरिक मोबाइल के माध्यम से दे सकेंगे, जिस पर क्या होगी? तुरंत कार्यवाही की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया, निम्न में से यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो राइट आंसर होगा माधव सिंह सोलंकी पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात राज्य के। किसके? गुजरात राज्य के। और ये केंद्र में विदेश मंत्रालय भी संभाल चुके थे। ओके, याद रखिएगा 94 ईयर्स की एज में इनका हाल ही में निधन हो गया है। 4 बार ये गुजरात के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। ओके, और पहली बार कब बने थे गुजरात के मुख्यमंत्री? 1977 में बने थे। ये इतने पॉइंट आप इनसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा कोंकणी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोंकणी भाषा अकेदमी की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया के द्वारा ये घोषणा की गई है कि दिल्ली में कोंकणी भाषा अकेदमी स्थापित की जाएगी। तो अब आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं उसमें कोंकणी को भी शामिल की है, कोंकणी है उसमें। और कोंकणी वैसे किस राज्य में बोली जाती है? तो ये गोवा राज्य में बोली जाती है। अब इसके लिए कोंकणी भाषा अकेदमी कहाँ बनाई जा रही है? दिल्ली में बनाई जा रही है। हमने इससे पहले भी देखा था कि तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकेदमी भी दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित की जा रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में देश का पहला इंडोर स्की पार्क निम्न में से किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। ओके, कुफरी में, कुफरी एक आलू की किस्म भी होती है, याद रखिएगा।
आलू की एक किस्म भी है जो बड़े बड़े आलू के चिप्स बनते हैं, उसके लिए फेमस है। तो कुफरी में देश का पहला स्की पार्क बनाया जाएगा। स्की पार्क का मतलब क्या होगा, जो बर्फ में स्कीइंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंडोर होगा, मतलब इस तरीके से इसको इंडोर तरीके से कवर होगा और यहाँ पर पूरी बर्फ की मोटी चादर होगी जिस पर क्या होगी, स्कीइंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाया करेंगी। ओके, तो देखिए भाई, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो इनको बिल्कुल क्लियर आपको याद करते हुए चलना है ताकि आगे चल के आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थापित किया जा रहा है। ओके, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा सागर अन्वेषिका वेसल पोत निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर होगा हर्षवर्धन सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया गया। देखिए भाई, ये इस तरीके का कोई पहला वेसल नहीं है सागर अन्वेषिका। इससे पहले भी, सागर अन्वेषिका से पहले भी और बहुत सारे, जैसे कौन कौन से, सागर संपदा, सागर निधि, सागर तारा, सागर मंजूषा, सागर कन्या, इस तरीके के वेसल्स क्या किए गए हैं, पहले भी छोड़े गए हैं। तो क्यों छोड़ा जाता है इनको, जो आपका हिंद महासागर का क्षेत्र है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसमें और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए इस तरीके से इन पोतों को, इन वेसल्स को छोड़ा जाता है। तो किसने किया लॉन्च, हर्षवर्धन सिंह ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सत्यपॉल का निधन हो गया, इनका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। तो सत्यपॉल ये जाने माने फैशन डिजाइनर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जनरली यही पूछा जाता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो आप इन्हें याद रखेंगे। सत्यपॉल 1978 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजी दक्षता में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और इन्हीं के द्वारा ये समझौता किया गया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ। तो याद रखिए, ये कोई मतलब एमओयू जो साइन हुआ है किसी तरीके के अमाउंट के बदले में नहीं हुआ है। कैम्ब्रिज के जो अच्छे टीचर हैं वो यहाँ आएंगे आंध्र प्रदेश और यहाँ के सरकारी स्कूल कॉलेज के बच्चों को अंग्रेजी जो भाषा है उसकी उच्च दक्षता से ये सिखाएंगे। तो ये कोई अमाउंट बेस पे नहीं होगा, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत ये काम किया जाएगा। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है जो बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनकी समाज के प्रति क्या बनती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये उसी के तहत ये काम करते हैं जिसका कोई फ़ायदा या नुकसान ये नहीं देखते हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर होगा ये, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के साथ किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में विप्रो कंपनी और किस देश की यूनिवर्सिटी के मध्य क्वांटम कंप्यूटिंग के रिसर्च को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो राइट आंसर होगा इजराइल। इजराइल की यूनिवर्सिटी, और इजराइल की कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो ये है इजराइल की तेल अबीब यूनिवर्सिटी। तेल अबीब यूनिवर्सिटी और विप्रो के मध्य, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के मध्य क्वांटम कंप्यूटिंग किसके क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में मिलकर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दोनों ने समझौता किया है। आपको इजराइल से याद आ रहा होगा, इजराइल के जो तेल अबीब है सड़क है उसका नाम क्या कर दिया गया, टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है, टैगोर स्ट्रीट। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में कृषि संजीवनी वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। तो जो कृषि संजीवनी वाहन है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। क्या करेंगे ये कृषि संजीवनी वाहन, तो ये चलते फिरते लैब हैं जो किसानों को क्या करेंगे, जो उनकी भूमि है उसकी मृदा की जो क्वालिटी है, सॉइल क्वालिटी के बारे में, उनकी मृदा को कितने फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, कौन से फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, कौन सी फसलें उनकी भूमि में अच्छे तरीके से उपयोगी होंगी, कौन सी फसलें हैं जो भूमि को
उपजाऊ बना रही है। ये सारी जानकारी ये कृषि संजीवनी वाहन जाकर किसानों को देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, एक मिनी लैब टाइप का होगा जिसमें क्या होगा, किसानों को वैज्ञानिक रूप से खेती करने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निम्न में से किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 26वां संस्करण। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। किसने? ममता बनर्जी ने किया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? कोलकाता फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के तो ब्रांड एम्बेसडर थे इसके शाहरुख खान। ठीक है, ये दो चीज़ों की दृष्टि से इस बार इम्पोर्टेंट रहा। पहला ये कि जो सत्यजीत रे थे, सत्यजीत रे, ये इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। जो बंगला फिल्म के क्या थे? बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे सत्यजीत रे और अभिनेता भी रह चुके थे। ठीक है, इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। और सौमित्रा चटर्जी ये बंगाली फिल्म की अभिनेत्री थी। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से ये फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इनका निधन हो गया सौमित्र चटर्जी का। ओके, और इस फेस्टिवल में 131 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। और साथ ही आप ये भी याद रखिएगा, बंगाल फिल्म फेस्टिवल तीसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किसके द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी जानकारियों को जनता के सामने लाने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा चित्रा घोष। देखिए भाई, ये जो चित्रा घोष हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी भतीजी थी। ठीक है, क्या थी? भतीजी थी चित्रा घोष। और हाल ही में इनका निधन हो गया। और कितने वर्ष की आयु में? 98 ईयर्स में इनका निधन हुआ। इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस के लिए सरकार से ये बार बार अपील की थी कि नेताजी से जुड़े हुए जितने भी जो भी कोई डाटा है उससे जनता के सामने लेकर आना चाहिए। किसके माध्यम से? ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो याद रखिएगा चित्रा घोष को। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तरी ध्रुव पर निम्न में से किस एयरलाइन कंपनी ने अपनी ऑल वुमेन पायलट टीम विश्व के सबसे लंबे हवाई मार्ग की उड़ान भरी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा एयर इंडिया। ओके, क्या होगा? एयर इंडिया की। देखिए, ऑल वुमेन जो पायलट टीम है ये किस उत्तरी ध्रुव से इन्होंने उड़ान भरी। और जो दुनिया का सबसे लंबा हवाई रूट है, उत्तरी ध्रुव से इन्होंने उड़ान भरी यहाँ से। और ये कहाँ पहुँचे? उत्तरी ध्रुव से यूएसओ के सैन फ्रांसिस्को में पहुँचे। ठीक है, मतलब यूएसओ के सैन फ्रांसिस्को से जो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, यहाँ से ये इन्होंने उड़ान भरी और ये पहुँचे भारत के बेंगलुरु में। ओके, तो ये इनकी जो पूरी टोटल लंबाई थी, हवाई मार्ग था, ये दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग था। कितना? 16,000 किलोमीटर। ओके, कितना था? 16,000 किलोमीटर। और 9 जनवरी को इन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की थी, 9 जनवरी 2021 को। और सफलतापूर्वक इन्होंने ये अपना सफ़र पूरा किया। ठीक है, तो ये थी पूरी पायलटों की टीम, पूरी महिलाएं थी, क्रू मेंबर भी सारे महिलाएं थे, कोई पुरुष नहीं था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, याद रखिएगा एयर इंडिया। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा अल्ट्रा वायलेट रोबोट, उसका उपयोग भी एयर इंडिया ने ही किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही जीरो सड़कें, जीरो कारें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब क्या करने वाला है कि 131 किलोमीटर लगभग जो एरिया है वहाँ पर ये क्या करेंगे, पूरी तरीके से एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित और पूरा इलेक्ट्रिकल होगी ये सिटी। यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी पोल्यूशन से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ नहीं होगी। जहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा वो सभी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, शॉप सभी क्या होंगी 5-5 मिनट की दूरी पर स्थापित की जाएंगी। तो ये एक वेल प्लान्ड सिटी स्थापित की जा रही है, किसके द्वारा? ये की जा रही है सऊदी अरब के द्वारा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ हो रहा है? सऊदी अरब में। ये रहा मैप में सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। करेंसी है सऊदी रियल। किंग है सलमान। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। और नवंबर 2020 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो सऊदी अरब में ही हुआ था। सेना के प्रमुख हमारे MM नरवणे सऊदी अरब और UAE की यात्रा पर गए थे। 2021 से सऊदी अरब फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सऊदी अरब फार्मूला 1 रेस की विजेता मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती थी, जो 2020 में आयोजित हुई थी
फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब वाली, उसे किसने जीता था? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारत के मुख्य अतिथि निम्न में से कौन हो सकते हैं? देखिए भाई, अब ये तो क्या हो गया, सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। पहले बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के नए स्ट्रेन की वजह से वो भी नहीं आ पाए। फिर प्रवासी भारतीय दिवस के बाद जिसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। तो उसके बाद ये संभावनाएं जताई गई कि शायद ये हो सकते हैं हमारे गणतंत्र दिवस के 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, लेकिन ये भी नहीं होंगे। और जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह रहेगा वो बिना मुख्य अतिथि के ही आयोजित किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 1966 में जब हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में, तब भी हमारा मुख्य अतिथि कोई नहीं बना था। 1953 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं था, 1954 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं था। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। तो पहले गणतंत्र दिवस परेड 1950 में कौन थे हमारे मुख्य अतिथि? तो इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को बुलाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। और 2020 में कौन आए थे 71वें गणतंत्र दिवस पे? तो ये आए थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, कब मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? तो ये 12 ही डेट होती है, लेकिन मंथ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? अगस्त हो जाता है। और इसकी थीम क्या रखी गई? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और आज का ही हम लोगों ने देखा था कि 23 जनवरी को जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय उसने 23 जनवरी को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। ओके, किसके रूप में? स्वामी विवेकानंद के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में। ओके, याद रखिएगा। ये माओ महोत्सव है और चेरी ब्लॉसम अंतर्राष्ट्रीय जो उत्सव है उसे कोविड-19 की वजह से 2020 में कैंसिल कर दिया गया था। ये 2021 में आयोजित किया गया है मणिपुर में। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में नील सेहान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो नील सेहान थे इनका संबंध था किससे? लेखक और पत्रकार थे। जो अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने रिपोर्टिंग की थी और उससे रिलेटेड इन्होंने 3 से 4 बुक्स भी क्या की थी? लिखी थी। तो ये तभी से फेमस थे। तो इन्हें आप याद रखेंगे। क्या थे ये? लेखक और पत्रकार थे, नील सेहान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में हुई ढाका मैराथन 2021 में भारतीय जिगमेट डोलमा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये ढाका में हुई है मैराथन और ये हैं भारतीय, लद्दाख से हैं जिगमेट डोलमा। इन्होंने इसमें स्थान हासिल किया है चौथा। कौन से स्थान पर रही हैं जिगमेट डोलमा? चौथे स्थान पर रही हैं इस प्रतियोगिता में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे जिगमेट डोलमा का नाम। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसने सैनिकों के लिए हिमतापक हियरिंग डिवाइस या बुखारी को बनाया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या होती है ये हिमतापक या बुखारी? तो ये बनाई गई है DRDO के द्वारा। सैनिकों को जो ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पर उनको टेम्परेचर से सैनिकों को बचाने के लिए, उनको अच्छे मतलब गर्मी प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया है। किसके द्वारा? ये बनाई गई है DRDO के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से वेलनेस क्रीम बनाई गई है जो उनके हाथ पैरों में वो आती है, रूखापन आता है, उसे दूर करने के लिए भी DRDO ने इस तरीके के कई छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए हैं। ठीक है, क्रीम वगैरह बनाई है जो ज़्यादा ठंडी वाले क्षेत्रों में रहने वाले जैसे लद्दाख, सियाचिन वाले क्षेत्रों में हमारे सैनिकों को हेल्प मिलेगी। किसने बनाया? DRDO ने। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। वर्तमान
वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी, जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ओके, एयर ड्रॉप्ड सिस्टम कंटेनर इसने लॉन्च किया था भारतीय नौसेना के साथ मिलकर। क्या नाम है? सहायक एनजी नाम है। क्या है? सहायक एनजी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और आसमी नामक पिस्टल बनाई गई है, ठीक है, मशीन पिस्टल, ये भी DRDO ने बनाई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा भ्रमण सारथी योजना प्रारंभ की गई है? तो असम सरकार के द्वारा भ्रमण सारथी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत महिला और बुजुर्गों को नव वर्ष पर असम सरकार के द्वारा, असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों को क्या दी है? मुफ्त सर्विस प्रदान की है, ठीक है। मतलब वो बसों में क्या कर सकेंगे? मुफ्त जाना आना कर सकेंगे, उनका कोई किराया नहीं लगेगा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं असम के बारे में। तो ये है मैप में असम, देख रहे हैं आप, जो ब्लू कलर का है। ओके, कैपिटल क्या है? दिसपुर है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ओके, प्राचीन नाम क्या है असम का? तो कामरूप है। काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको असम में मिलेगा। और डिगबोई तेल क्षेत्र, ये भी असम राज्य में ही स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। मतलब जो डिगबोई है ये भारत का पहला तेल क्षेत्र है जहाँ से तेल उत्खनन किया गया था। भारत का वह पहला राज्य जहां वेंडेनियम धातु के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, वेंडेनियम धातु का उपयोग मुख्य रूप से एरोप्लेन बनाने और बड़े एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। भारत के पास अभी तक इसके भंडार नहीं थे और अब ये खोजे गए हैं कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। इसके साथ आपको याद रखना है कर्नाटक में खोजे गए हैं लिथियम के भंडार। बड़ी मात्रा में नहीं है, अभी थोड़ी ही मात्रा में है लिथियम। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और लिथियम से आपको याद आ रहा होगा, लिथियम रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी कहाँ स्थापित की जा रही है? गुजरात में। ओके, कहाँ से लाया जाएगा लिथियम जो गुजरात में स्थापित की जा रही है उसमें? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लाया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। राज्यपाल हैं BD मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। सबसे पहले सूर्योदय असम में ही होता है। ओके, पक्के पागा हॉर्नेबल फेस्टिवल, ये असम का राजकीय फेस्टिवल है, याद, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय फेस्टिवल है, याद रखिएगा। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया है कि देश का 30% ग्रेफाइट आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और अभी अरुणाचल प्रदेश इसलिए भी ज़्यादा न्यूज़ में है कि जो 1962 के बाद भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर छोटा सा एक एरिया था। ओके, वहाँ पर चीन ने कब्जा कर लिया था। और 2019 से लेकर गलवान घाटी का जो इंसिडेंस हुआ है उसके बाद से जून 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के मध्य यहाँ चाइना ने पूरा एक गांव बसा दिया है। तो इसलिए भी अरुणाचल प्रदेश चर्चा में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा SY कुरैशी ने इस बुक को लिखा है, याद रखिएगा। आर गिरधन की बुक का नाम क्या था? तो आर गिरधन की बुक का नाम था आपका ये आप मैं भूल रही हूँ, तो ये आप लोग पीछे रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, कौनसम हिमालय इनकी बुक का नाम, ये भी मैं मिस कर रही हूँ, तो ये हम बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा चौथे वन प्लैनेट समिट 2021 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो चौथे वन प्लैनेट जो समिट है इसका ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा फ्रांस में। कब होगा ये? फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो याद रखिएगा। ओके, कब होगा? तो ये ऑनलाइन हो चुका है 11 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है अमेरिका ने निम्न में से किस देश को आतंकवाद प्रायोजित देश की श्रेणी में नामित किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा किसको किया है? क्यूबा को किया है। ओके, दक्षिण अमेरिकी देश है क्यूबा और इसे सीरिया में आतंकवाद और को प्रोत्साहित करने के लिए और आतंकवादियों की मदद करने के लिए अमेरिका द्वारा आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची में रखा गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ओके, इसकी कैपिटल क्या है? सूबा है, सूबा। ओके, और करेंसी क्या है? क्यूबियन डॉलर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में देश में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा नुब्रा वैली। नुब्रा वैली या नुब्रा घाटी कहाँ पर है भाई आपके? तो ये है लेह में।
ठीक है, लेह में किया गया है इसका उद्घाटन, पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल लद्दाख के लेह में किया गया है, कब से कब तक, 6 से लेके 13 जनवरी के मध्य। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना पॉजिटिव सपोर्ट हमें देने के लिए वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए। आप लोग जितने देखते हैं एटलीस्ट उसमें से 50% तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं फटाफट पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में जिस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया, तो ये शिलोंग में खोला गया, मणिपुर के शिलोंग में। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया है अलेक्जेंडर एलिस, जिस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट के विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी मध्य प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु ऊर्जा समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है, तो ये ईरान है। ओके, याद रखना। हाल ही में जिसने भारतीय सेना की मानव अधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया, जनरल मेजर गौतम चौहान। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित करा, केरल। मणिपुर के थौबल जिले में नोकपोक सेकमई थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 थानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञानेंद्रो निंगोमाम मणिपुर से हैं जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से मणिपुर के डॉक्टर थामजांग धवाली सिंह को सम्मानित किया गया। संगई फेस्टिवल मणिपुर में आयोजित किया जाता है। संगई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2020 में सम्मानित किया गया है। ग्लोबल फुट अवार्ड ग्लोबल नहीं, गोल्डन है। गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया गया है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट -7.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।